हाँ तो विद्यार्थी, हम आप लोगों को कल लोकतंत्र के परिणाम में पार्ट 1 आपको दे चुके थे कि पार्ट 1 में क्या क्या चीजें हम आपको बताए थे। आज इसका देखेंगे हम लोग पार्ट 2। लोकतंत्र बताए थे किसे कहते हैं। लोकतंत्र उसे कहेंगे जहाँ पे जनता के द्वारा व जनता के लिए शासन होगा, उसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र। क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। इसमें लोकतंत्र में हमने मुख्य चीजें आपको बताया था। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह नागरिकों के बीच समानता को क्या देता है, बढ़ावा देता है कि प्रत्येक नागरिक एक साथ मिलजुल करें, जिससे हमारा देश धीरे धीरे क्या आगे आगे तरक्की करे, जैसे आज विकासशील विकसित होने का प्रयास करे। लोकतंत्र ये भी बताता है किसी भी निर्णय को लेने में अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप दोबारा प्रयास कीजिए कि अगली बार इस गलती को हम क्या कर सकें, सुधार सकें। इसके बाद बताया कि राजनीतिक परिणाम में मुख्य रूप से 3 परिणाम इसमें आपको बताया गया था। एक था जवाबदेही सरकार, उत्तरदायी सरकार और वैध सरकार। जवाबदेही सरकार हमने बताया था कि मुख्य रूप से लोग जो भी प्रश्न पूछें तो सरकार को उसको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, ये जो हम नियम बना रहे हैं नियम सही है कि गलत है। वो सरकार कैसी होगी, जवाबदेही। उत्तरदायी सरकार का मतलब आप कोई परियोजना बना दें, नियम बना दें, अगर वो उसके बारे में आप समझाइए जनता को, अब कर्तव्य है कि उनके बारे में उसको समझाना। तो जब आप खुद क्या करते हैं, व्याख्या देंगे किसी योजना का कि इस योजना से आने वाले समय में कितना लाभ होगा, तो यह कैसी सरकार होगी, उत्तरदायी सरकार। और उसके बाद हम बताए थे वैध सरकार। वैध सरकार उसे कहते हैं जो मुख्य रूप से कानून से संबंधित होते हैं, यानी कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, एक समान है। इतना चीजें हमने आपको बता चुके थे। आपको ये बताए थे कि लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तानाशाही शासन में हमने आपको तुलना बताया था। अगर उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया भारत की अपेक्षा ज्यादा परमाणु बम को रखा है, क्योंकि वहां का शासन कैसा है, तानाशाही शासन। वो जनता के बारे में उतना नहीं सोचा जाता है जितना हमारे यहाँ सोचा जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्रात्मक शासन है। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होगा जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की शासन है। लेकिन तानाशाही शासन क्या है कि वहां पे मुख्य रूप से सैनिकों का शासन है, तो जनता के भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। यानी तानाशाही शासन और लोकतांत्रिक शासन के बीच में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है। अगला हमने बताया था समानता और गरीबी में कमी। इसमें मुख्य रूप से हमने बताया था समानता को सभी लोग चाहते हैं कि हमको समान अधिकार मिले, लेकिन आज भी देखेंगे हर देशों में गरीबी का स्तर कहीं पे बहुत ज्यादा है तो कहीं पे गरीबी का स्तर बहुत मतलब खराब है। ठीक है। तो कोशिश ये रहे कि हर देश क्या करे, अपने यहाँ से गरीबी को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करे। ठीक है। इसमें आपको तुलना बताए थे कि आज भी हम देखेंगे बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ पे उसके आधे से ज्यादा आबादी के लोग गरीबी में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यानी आज भी लोग क्या कर रहे हैं, गरीबी में वहां पे जी रहे हैं। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है। ये चीजें हमने कल आपको बताए थे। और आज उसकी अगली हेडिंग देखेंगे, सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम का मतलब देखते ही आपको हेडिंग से मस्त पता चल जाएगा। सामाजिक का मतलब मुख्य रूप से समाज के स्तर पे देखेंगे कि हमारे समाज में क्या प्रकार है। अलग अलग जिस प्रकार से धर्म में अलग अलग जातियां हैं, उन लोगों के बीच में अलग अलग असमानताएं देखने को मिलती है। तो समाज में मुख्य रूप से देखेंगे लोकतंत्रात्मक शासन के बारे में लोगों का विचार किया तो मुख्य रूप से इसमें 2 बातें बताई गई है सामाजिक परिणाम में। पहली बात को हम लोग देखेंगे, बहुसंख्यकों की सहमति से, बहुसंख्यकों की सहमति से। बहुसंख्यक हमने बता चुके हैं कि वो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, बहुसंख्यक होंगे। जहाँ पे जिस क्षेत्र में जिस लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी वो क्या कहलाएंगे, बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक की सहमति द्वारा लोकतंत्र में लोकतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता। शासन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। बहुसंख्यकों को हमेशा बहुसंख्यकों को हमेशा बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए।
देखिए पहला पॉइंट है आपका, बहुसंख्यकों की सहमति से लोकतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता। हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि बहुसंख्यक किसे करते, जैसे उदाहरण बताएंगे। हम लोग यहाँ पे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे हिंदू लोग क्या कहलाएंगे, बहुसंख्यक। यानी जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो, वो धर्म क्या कहलाएगा, बहुसंख्यक। वही हमने बताया कि अब मऊ शहर में चले जाएंगे तो मऊ का जो शहरी इलाका है, वहाँ पे मुसलमानों लोगों की जनसंख्या क्या ज्यादा है, तो वहाँ पे मुसलमान लोग क्या कहलाएंगे, बहुसंख्यक। और हिंदू क्या कहलाएंगे वहाँ मऊ में, अल्पसंख्यक। लेकिन गांव समाज में बात करें तो गांव समाज में मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक कहलाएंगे और मुसलमान लोग क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक। तो सामाजिक परिणाम में बता रहा है कि बहुसंख्यकों की सहमति के द्वारा लोकतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता। यानी किसी एक ही धर्म के बदौलत आप देश में सरकार नहीं बना सकते। अगर आपको देश में सरकार बनाना है तो बहुसंख्यकों को हमेशा क्या करना चाहिए, अल्पसंख्यकों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जिस धर्म की जनसंख्या कम है उसके बारे में सोचने का प्रयास किसको करना चाहिए, बहुसंख्यक समुदाय को। बहुसंख्यक समुदाय वह समुदाय होता है जिसकी जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यकों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये था पहला आपका सामाजिक परिणाम। अब देखेंगे इसका दूसरा परिणाम क्या कह रहा है। बहुमत के शासन का अर्थ, बहुमत के शासन का अर्थ धर्म जाति, धर्म जाति अथवा भाषाई आधार के, अथवा भाषाई आधार के, भाषाई आधार के बहुसंख्यक का शासन नहीं, आधार के बहुसंख्यक का, बहुसंख्यक का शासन नहीं। किसका शासन नहीं, बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। बहुसंख्यक से तात्पर्य, बहुमत से तात्पर्य, बहुमत से तात्पर्य है कि प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग, या फैसले में अलग अलग लोग, अलग अलग लोग और समूह बहुमत का, बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा दूसरा, पहला पॉइंट हमने बताया कि मुख्य रूप से बहुसंख्यक सरकार यानी बहुसंख्यक समुदाय के लोग चाहेंगे कि देश में सरकार बना ले, तो कभी ऐसा नहीं होगा। उनको अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर ही सरकार बनाना होगा। जैसे हमने बताया था कि मुख्य रूप से जो आपको बताए थे, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट आया था 1990 में। इसमें बताया गया था कब कि कभी कभी किसी भी पार्टी 100 वोट, टोटल हमारे यहाँ 100 वोट है, तो उसमें से बीजेपी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, एसपी पार्टी है, 3 पार्टी में मुकाबला हुआ और 100 वोटों में हमने आपको बताया थे। देखिए टोटल कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। 100 सीट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की जो सदस्यता है, बीजेपी ने कितनी सीटें जीत ली, 40 सीटें। आज एसपी ने कितनी सीटें जीत ली, तो ये भी जीत ली 40 सीटें। अब बच गई आपकी कौन सीटें, बीएसपी। अब बीएसपी ने कितने सीटें जीत ली, तो 10 सीटें। अब देखिए यहाँ पे किसी का बहुमत नहीं, क्योंकि बहुमत के लिए हमने आपको बताया कि आधे से ज्यादा बहुमत आपको सरकार चाहिए, तो 100 में से कितने सीटें हमको जीतना चाहिए, 50। आधा हो गया और इससे क्या हमको एक ज्यादा, यानी कि बहुमत सरकार हुआ, सरकार होती है जिसमें आधे से अधिक वोट पाया जाएगा, वो सरकार क्या कहलाएगी, बहुमत। यानी इनको जीतने के लिए कम से कम 51 सीटें चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास कितने सीटें हैं, 40 सीटें। एसपी के पास कितने सीटें हैं, 40 सीटें। और बीएसपी ने कितना सीटें पे कब्जा कर लिया, 10 कब्जा। अगर बीजेपी को सरकार बनाना है तो उसे किसको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, बीएसपी को। जब बीएसपी को जोड़ देगा तो 40 और इसकी
कितने सीटें हो गई, हाँ इसकी 20 सीटें, जब इसकी जोड़ेंगे तो 40 20 कितना हो जाएगा, 60 सीटें। कितनी हो जाएगी, 60 सीटें। यानी कि क्या 51 से ज्यादा हो गया, तो सरकार किसकी बन गई, बीजेपी की। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि बहुमत के शासन का अर्थ, मतलब बहुमत का मतलब वही होगा जब आप आधे से ज्यादा सीटों को जीत ले। उसका अर्थ क्या है, मुख्य रूप से धर्म जाति अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक का शासन नहीं। अगर आप देश पे शासन करना चाहते हैं तो यह नहीं कि आप किसी धर्म के, एक विशेष धर्म के दम पे आप शासन कर लेंगे। आप हिंदू हैं तो सोचेंगे हिंदू धर्म के बस वो लोग वोट हमको डालेंगे तो हम बहुमत की सरकार बना लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप हिंदू हैं तो कुछ ना कुछ सीटें आपको, कुछ ना कुछ सहयोग सिख भाइयों का भी चाहिए, मुसलमान लोगों का चाहिए, जैन धर्म का चाहिए, बौद्ध धर्म का। अथवा जाति की बात करें तो किसी भी कास्ट के हैं तो सोचें कि बस अपने ही कास्ट के लोगों के साथ हम मिलकर हम क्या करेंगे, अपने यहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव जीत लेंगे, ब्लॉक प्रमुख को जीत लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सभी जात के समुदाय जब तक कुछ ना कुछ वोट, सभी अपने कुछ ना कुछ परसेंटेज वोटे डालेंगे तभी आपकी सरकार बनेगी। अथवा भाषाई के आधार पर बहुसंख्यक का शासन नहीं हो सकता है। यानी भाषाई का मतलब हर जगह अलग अलग भाषाएं बोला जाता है। कहीं पे उर्दू बोला जाता है, कहीं पे हिंदी बोला जाता है, कहीं भोजपुरी। यानी मुख्य रूप से आपको सभी भाषाई क्षेत्र के लोगों का सहयोग चाहिए बहुमत सरकार बनानी हो तो यही कह रहा है कि बहुमत के शासन का मुख्य अर्थ है धर्म जाति अथवा भाषाई के आधार पर आप बहुमत का सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर आपको सरकार बनाना होगा तो सभी समुदायों, सभी धर्मों का सहयोग चाहिए, सभी जातियों का सहयोग चाहिए और सभी भाषाओं का सहयोग चाहिए। दूसरा, बहुमत से तात्पर्य कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सके। तो वही चीज कह रहे हैं, बहुमत अगर आपको सरकार बनानी है, बहुमत के द्वारा आपको मुख्यमंत्री बनना है, चाहे प्रधानमंत्री बनना है, चाहे राष्ट्रपति के पद पे जाना है, तो आपको सभी धर्म, सभी जाति और सभी भाषाई आधारों का सहयोग चाहिए, तभी आपकी सरकार कैसी बनेगी, बहुमत की सरकार। तो ये था सामाजिक परिणाम, मुख्य रूप से दो बिंदु। पहला बिंदु में हमने आपको समझाया कि बहुमत, बहुसंख्यकों की सहमति के द्वारा लोकतंत्र में कभी भी शासन नहीं किया जा सकता। बहुसंख्यकों को हमेशा किसकी भलाई करनी चाहिए, अल्पसंख्यकों, किसकी भलाई करनी चाहिए, अल्पसंख्यकों की। दूसरा, हमने आपको समझाया कि बहुमत के शासन का अर्थ यह नहीं होता है कि यह किसी धर्म, किसी जाति या किसी भाषाई आधार पर आप शासन कर सकते हैं। अगर आपको शासन करना है तो सभी धर्मों का सहयोग चाहिए, सभी जातियों का सहयोग चाहिए तथा सभी भाषाई क्षेत्रों का सहयोग चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हुआ इसमें का टॉपिक क्लियर। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे इसमें का, और आपका बस बचा दो हेडिंग, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। ठीक है, अगली हेडिंग हम समझेंगे नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। नागरिकों की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता। लेकिन नागरिकों की प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता हेडिंग क्या कह रहा है, नागरिक देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम क्या करें, स्वतंत्र रहें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि एक ही कमरे में बैठकर 6 महीना तक रहे, वो रहते रहते पगला जाएगा। उसको भी वो सोचेगा कि आदमी 2 दिन 4 दिन तक देखेंगे, मुख्य रूप से 2 दिन 4 दिन तक बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है, घर पे रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कहिए जल्दी नहीं होगा तो चलती हैं गेना बैठ खेलती हैं। ठीक है, तो वही करें कि मुख्य रूप से नागरिकों की प्रतिष्ठा वो स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि सभी नागरिक चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी पढ़ें, कहीं घूमें, कहीं भी आवाजाही करें। तो मुख्य रूप से नागरिकों को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता, कि वो कहीं भी जा सकते आ सकते हैं। अगला, उनकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान। हर व्यक्ति सोचता है कि हमारी गरिमा बनी रहे, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो प्रतिष्ठा कैसे बनेगी, जब आपका व्यवहार बेहतर होगा, जब अच्छा आप समाज के प्रति सोचेंगे, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे। आप घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, सोचेंगे हमारी प्रतिष्ठा बने रहे, पापा कहेंगे हमारा लड़का खूब पढ़ रहा है। तो आपको बेहतर बनना है तो आपको अपना समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना, नहीं कि आप घर बैठ के फिल्म देखें तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं बनेगी। ठीक है, तो नागरिकों की प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि सभी नागरिक, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नागरिक अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, ताकि समाज में, समाज में उनका
सम्मान किया जाए, किया जाए। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें देखेंगे, स्वतंत्रता वाली बात जब हम करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को करना पसंद करता है, चाहे वो पढ़ाई हो या नौकरी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को पसंद करता है, चाहे वो पढ़ाई हो नौकरी। आप पढ़ना क्या चाहते हो अपनी स्वतंत्रता के साथ, जब आपकी इच्छा करेगी तभी ना पढ़ाएंगे कि बरियाई से मम्मी पापा लेकर आए दो थप्पड़ मार दे तो आप पढ़ना पसंद करेंगे। तो आप स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे नौकरी भी हो, नौकरी का मतलब क्या होता है कि आपको नौकरी करना है तो नौकरी का एक लिमिट होता है कि 8 घंटा ड्यूटी होगा, 12 घंटे की। अब 16-16 घंटा ही नौकरी आपको जबरदस्ती करा जाएगा तो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी मुख्य रूप से सभी लोग वही चाहते हैं कि जिसमें हमारी पसंद हो, जिसमें हमारी रुचि हो, उसी कार्यों को करें। और कार्य भी कैसे करें, स्वतंत्र रूप से करें, न कि किसी दबाव के द्वारा इन कार्यों को किया जाए। ठीक है, तो नागरिकों की प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता में हमने दो चीजें समझाई। पहला, प्रत्येक नागरिक अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। प्रतिष्ठा का मतलब अपनी गरिमा को, कि हमारा इज्जत वैसे का वैसे बना रहे, ताकि समाज में उसमें क्या किया जाए, सम्मान, सभी एक सम्मान नजर से उसे क्या करें, देखने का प्रयास करें। दूसरा चीज हमने आपको समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को करना क्या करता है, पसंद करता है, चाहे वो खेल हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कहीं अन्य भी कार्य। तो सोचता है कि हम स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्यों को करें, न कि किसी के दबाव के अंदर हमें कार्य करना पड़े। ठीक है, तो ये थे आपके दो हेडिंग। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं, बचा आपका दो टॉपिक और इसमें आइएगा, महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। देखिए, मैं अब देखिए, इसके पहले हमने देखा कि नागरिकों की प्रतिष्ठा हो रही थी, कि देश में सभी नागरिक का कैसा व्यवहार होता है, कैसी मेंटलिटी होती है, समाज में उनका कैसा इज्जत किया जाए, किस प्रकार के वो व्यक्ति आगे बढ़े, अलग प्रकार के लोगों की सोच होती है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। वही चीज़ है जिस तरह से नागरिक की प्रतिष्ठा की हम बात करें, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से बात की जाएगी महिलाओं की प्रतिष्ठा। महिलाएं भी सोचती हैं कि हमारा समाज में क्या हो, सम्मान हो, हमारी गरिमा, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हम भी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकें, कहीं भी आया जा सके। ठीक है, देखेंगे आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग लगभग 75-76, अब धीरे धीरे स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। लेकिन आज की भी हम कंडीशन देखेंगे तो आज भी हमारे यहाँ महिलाएं पुरुषों के अपेक्षा क्या है, पीछे। क्योंकि हमारा जो भारत देश है, इसमें कैसा देश है, पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वरीयता किसे दी जाती है, पुरुषों को दी जाती है। कैसे, जैसे आप देखेंगे, आप हो चाहे हम, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, कोई अगर पूछेगा बाबू किसके लड़के हो, तो कभी नहीं कहेगा कि माई के लड़के हो, कहेगा मेरे पापा का नाम श्री गुरफेक्खन लाल दुबे है। ठीक है, तो मतलब समाज में कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं अपनी मम्मी का नाम बताता, हमेशा किसका नाम बताता है, पिताजी का नाम बताता है। ठीक है, इसी की वजह से आज भी हमारा देश पीछे। लेकिन अन्य देशों, जैसे विकसित देशों में आप देखेंगे, जैसे आपका अमेरिका देश हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार है। कोई भी काम करना तो समानता से अधिकार है। जब आप दोनों को एक समान समझेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तभी आपके देश धीरे धीरे क्या होगा, विकसित से विकसित की तरफ जाएगा। तो महिलाएं मुख्य रूप से क्या सोचती हैं, कि महिलाएं ये भी सोचती हैं, देखिए, प्रत्येक महिला प्रत्येक महिला समाज में अपनी गरिमा को, गरिमा यानी कि प्रतिष्ठा, सम्मान, ठीक है, प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहती है, ताकि समाज उन्हें एक सम्मान पूर्वक नजर से देखे।
दूसरा देखेंगे, प्रत्येक महिला अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी कार्य को करना पसंद करती है, पसंद करती है, जो कार्य उनको उचित लगता है, जो कार्य उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, ये चीज है आपका महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता में हमने बताया, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। पहले पॉइंट हमने बताया कि प्रत्येक महिला समाज में अपनी गरिमा या प्रतिष्ठा को क्या करना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, कि हमारे समाज में लोग क्या करें ताकि समाज उन्हें कैसे नजर से देखे, सम्मान पूर्वक नजर से देखे, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, धीरे धीरे भेदभाव क्या हो जाए, हमारे यहाँ से समाप्त हो जाए। दूसरी चीज कह रहा है, प्रत्येक महिला स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करना पसंद करती है, चाहे हम महिला की बात करें चाहे पुरुष की, सभी लोग ये मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पे आपकी बात की गई है महिलाओं की। तो प्रत्येक महिला चाहती है कि हम अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जो कार्य उसे पसंद है, जो नौकरी पसंद है, चाहे घरेलू जो भी कार्य पसंद है, हम उसी कार्य को करें, न कि जबरदस्ती हम किसी के कहने से किसी कार्य को करें। तो वैसा कार्य पसंद करेंगे महिलाएं जो उनको क्या लगे, अच्छा लगे, जो उनको सही लगे, जो उनको पसंद है, तो उन्हीं कार्यों को करना क्या करती हैं, पसंद करती हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस चैप्टर का आपका अंतिम टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। ठीक, चलिए विद्यार्थी हम चलते हैं अब आगे। आइएगा, अगला हेडिंग है वंचित समूहों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। वंचित समूहों की प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता। देखिए, अभी आपका टॉपिक अंतिम है, वंचित समूह की प्रतिष्ठा। देखिए, अब तो प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता से कई बार परिचित हो चुके हैं। प्रतिष्ठा का मतलब मुख्य रूप से होगा कि कोई भी व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, सम्मान लोग उनको क्या करें, सम्मान नजर से देखें। स्वतंत्रता का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अनुसार से पढ़ना लिखना या जीना चाहता है, न कि किसी के दबाव के वजह से। यहाँ पे एक आपका शब्द आया है वंचित समूह। देखिए, वंचित समूह से आप क्या समझते हो? वंचित समूह का वह समूह, कुछ ऐसे समूह हैं जो आज भी भारत में बहुत ही पिछड़े स्तर पे गिने जाते हैं। जैसे कहा जाए वंचित समूह से तात्पर्य मुख्य रूप से आदिवासी समाज से है। आदिवासी समाज किसे कहते हैं? आदिवासी समाज वे समाज कहलाते हैं जो मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि जो जंगल में लोग अपना जीवन को बिता रहे हैं, उनकी कंडीशन आज भी वही पुराने आदिमानव की तरह, जिस तरह से पहले के आदिमानव लोग ऐसे ही अपना जीवन बिताते थे, न कपड़े पहनते थे, ऐसे किसी भी प्रकार का अपना जीवन को क्या करते थे, बिताते, जानवरों को मार कर खाते थे, फल फूल खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उनका समाज में किसी भी प्रकार का उतना ज़्यादा सम्मान न उनको एक सम्मान नज़र से लोग देखते हैं। आज भी हम देखेंगे कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र है जहाँ पे कंडीशन वैसे की तरह से देखेंगे। नागालैंड राज्य का नाम सुने होंगे, अभी भी यहाँ पे क्या है कि आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जंगलों में अपना जीवन पहले की तरह शिकार करके क्या करते हैं, बिताते हैं। सरकार भी उनके प्रति उतना नहीं सोचता जितना सोचना चाहिए। देखिए, सभी लोग सरकार अपने बहुमत की वजह से देखेंगे कि सीटें जहाँ पे कम होती है उतना प्रचार भी बहुत क्या होता है, कम होता है। तो आज भी देखेंगे नागालैंड की कंडीशन उतनी बेहतर नहीं हुई जितना आज भारत को आज़ाद हुए हो जाना चाहिए। 75 वर्ष हो गए, 76 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे आदिवासी समाज की कंडीशन वैसे की वैसे क्या हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें सुधार नहीं हुआ। तो वंचित समूह की प्रतिष्ठा, वंचित समूह का मतलब मुख्य रूप से आदिवासी समाज, आदिवासी समाज कोष्ठ में लिख लिए, जो मुख्य रूप से जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आदिवासी समाज जो प्रत्येक लोग इसमें हैं, वे सोचते हैं कि समाज में
उनकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे। धीरे धीरे इसमें सुधार किया जा रहा है। सुधार किया जा रहा है। अब इसके दूसरे पॉइंट हम समझेंगे। आदिवासी समाज, आदिवासी समाज के लोग भी अपनी पसंद के अनुसार, पसंद के अनुसार जीवन जीना पसंद करते हैं। देखिए, वंचित समूह की प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता, मैंने बताया वंचित समूह मुख्य रूप से किसे कहेंगे, वह समूह जो मुख्य रूप से जंगलों में निवास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदिवासी समाज। आदिवासी समाज के यह जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय का मतलब जो मुख्य रूप से जंगलों में निवास करेंगे उसे आदिवासी समाज भी कह सकते हैं, जनजातीय समुदाय भी कह सकते हैं। ये समाज जो मुख्य रूप से क्या करता है, अपने जीवन जीने का तरीका क्या है कि ये मुख्य रूप से झूम कृषि करते हैं या इसे ये लोग स्थानांतरण का काम करते हैं। जंगलों में 2 साल 3 साल तक एक जगह एक क्षेत्र में रहते हैं, फिर 2-3 साल तक यहाँ जीवन जीने के बाद फिर क्या करते हैं, जंगल छोड़कर चले जाते हैं। जब जंगल छोड़कर जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जिस एरिया में जितने क्षेत्र में वो रहे होंगे उस क्षेत्र को क्या करते हैं, जला देते हैं। फिर दूसरे जगह जाके 2-4 वर्ष फिर जिएंगे। फिर ऐसे करते करते यानी मुख्य रूप से जो इनकी कृषि है वो कृषि क्या करती है, झूम कृषि कहलाती है, या इसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। स्थानांतरण कृषि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्थानों को छोड़ते रहते हैं। 2 साल 4 साल एक जगह रहने के बाद फिर उस स्थान को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो कौन से समाज के लोग करते हैं, तो मुख्य रूप से आदिवासी समाज के लोग करते हैं। इसे जनजातीय समुदाय भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करेंगे, जंगलों में। देखिए, वंचित समूह की जब प्रतिष्ठा की हम बात करें तो वंचित समूह के लोग भी सोचते हैं कि हमारा समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, गरिमा बनी रहे, लोग हमें सम्मान की नजर से देखें। ये भी अपने कार्यों को क्या करना चाहते हैं, स्वतंत्र पूर्वक करना चाहते हैं, न कि किसी के जबरदस्ती की वजह से। अब देखेंगे धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। तो पहला पॉइंट हमने आपको लिखा कि आदिवासी समाज जो मुख्य रूप से जंगलों में क्या करेंगे, अपने जीवन को व्यतीत, व्यतीत का मतलब क्या होता है, अपना जीवन धीरे धीरे बिताना या निर्वहन करना। ठीक है, आदिवासी समाज जो प्रत्येक लोग इसमें हैं वे सोचते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा क्या हो, बनी रहे। आदिवासी समाज के लोग, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने से आदिवासी से बहुत बेहतर हो चुके, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों में सुधार, तो आदिवासी समाज क्या चाहते हैं कि उनका भी समाज क्या करे, एक समाज सम्मान पूर्वक नजर से देखे, उनकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे। और धीरे धीरे देख रहे हैं तो इसमें हमको सुधार देखने को मिल रहा। पहले कितना कंडीशन था आदिवासी समाज का, लेकिन अब सरकार उसके बारे में सोच रही है। धीरे धीरे आदिवासी समाज में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज बताएं, आदिवासी समाज के लोग अपनी पसंद के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। नहीं कि वो जंगलों में निवास करते हैं, वस्त्रों को नहीं पहनते हैं, लेकिन सुधार हो रहा है उनके में भी। वो भी अपना जीवन सोचते हैं कि अच्छे भारत में अन्य जैसे राज्य यूपी बिहार कर्नाटक केरल के राज्य, इसमें जो इस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह भी सोचते हैं कि हम भी जंगलों के जीवन को छोड़कर धीरे धीरे अपना घर मकान रह के, अपना नौकरी करके अपना जीवन अच्छे ढंग से बिताएं। ठीक है, तो आदिवासी समाज भी अपनी प्रतिष्ठा अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के दबाव से नहीं जीना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका यह चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, आपका ये चैप्टर हमने कर दिया कंप्लीट। ठीक है, अब हम आपसे एक आध दो प्रश्न इसमें पूछ बताएंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र मुक्त किसे कहते हैं बताइएगा। हाँ, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा व जनता के लिए क्या है, शासन है, जनता के लिए शासन। बताइए वध सरकार क्या होता है। वह सरकार होता है जिसमें कानून के आधार पे सभी लोग क्या है, एक समान है। किसी भी धर्म की बात करें, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई, सभी लोग क्या है, एक समान है। ठीक है, बताइएगा अगला प्रश्न आप लोग कि तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है कि अंतर नहीं है। अंतर है। तानाशाही शासन के तहत, तानाशाही शासन के जो लोग होते हैं समाज के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन की हम बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन में सभी जो भी सरकार होगी, जिसकी भी सरकार बहुमत से बनी होगी, वह मुख्य रूप से समाज की भलाई के बारे में क्या करता है, सोचता
है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं और उसके बाद ये आपका टॉपिक हो गया समाप्त। बताइएगा वो कौन सा देश है जिसमें आधे से ज्यादा आबादी के लोगों का जीवन गरीबी में व्यतीत होता है? कौन सा देश है बताइएगा, कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए तो आपका चैप्टर हो गया समाप्त। आप खूब मन लगा के विद्यार्थी पढ़िए कि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट बने बोर्ड में। चलिए ठीक है।